ओके हेलो क्लास। तो अब हम जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन और कुछ कंट्रीज़ का केस देखेंगे कैसे वो एक्चुअली यूनिफाइड हुई। ओके और कौन से लोग थे जिनकी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, रोल था। ओके फर्स्ट देर इज़ अ नेम द गुसेप्पी मैज़नी। ठीक है, ये इटालियन यूनिफिकेशन में गुसेप्पी मैज़नी का बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी एंड ही वॉज born in the Genoa. This is the short introduction about him. And he also became a secret society's member whose name was Carbonari का वो member था. And from a very early age he started revolution. So दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ जो थी वो गिuseppe मैज़नी ने बनाई थी. द फर्स्ट वन वाज द यंग इटली विच वाज इन मैसलीज एंड यंग यूरोप इन बैरन एंड हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड पीपल. उसी को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी. दे ऑल in that groups. And he believed that God intended nations to be the natural units of mankind. तो उसका ये मानना था कि that nations जो हैं they will have to come forward to work for the nation itself. ओके कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको खुद ही उसमें आना पड़ेगा. और मैजनी के अकॉर्डिंग इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क. उसका मानना ये था कि जो इटली है इट कैन नॉट बी पैच वर्क. वो स्मॉल स्मॉल मेंबर्स से बन के नहीं रह सकता. इट शुड बी यूनाइटेड. ओके एंड इट हैड टू बी फॉर्म इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक. उसका एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए. एंड दिस यूनिफिकेशन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी. और उसका मानना था जब तक इटालियन लोगों में लिबर्टी नहीं आएगी, जब तक उनको फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है. और इसी बेसिस पे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी दे वर सेटअप इन फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड द पोलैंड. एंड सी देर इज़ अ द मेटरनिक जो आपने पढ़ा था कि ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसने वीना ट्रीटी के टाइम पे उसको होस्ट किया था. ही डिक्लेयर दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर. क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द मनार्की. ठीक है, और बाकी सभी जो यूरोपियन स्टेट्स थी उन्होंने 1815 के बाद मेनली फोकस ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मनार्की. सो मेटरनिक सेड ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर. कैसा ऑर्डर? जिसमें कि वो चाहते थे किंग का रूल हो. बट गिuseppe मैज़नी वॉज अगेंस्ट ऑल दिस. ठीक है, ही वॉन्टेड लिबरलिज्म. सो देन द एज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्टेड. अब ये कैसे स्टार्ट हुई? कंजर्वेटिव रिजीम में आपने देखा कि जो पावर्स थी वो चाहते थे कि क्या हो, मतलब मेनली मनार्की सिस्टम आए. लेकिन बहुत सारे जो एरियाज़ थे वहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो थे दे स्टार्टेड यू नो रिवॉल्ट्स. ठीक है, जैसे the sum of the region of the Europe, Italian, Germany, the province of Ottoman Empire, Ireland, Poland. Okay, and these revolutions were led by the liberal nationalists. ये वो क्लास थी जो मैंने आपको बताया जो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थी. एंड these were the educated middle class, the elite, the group, the professor, the school teacher, who were mainly the educated class. ठीक है, commercial middle classes. So they started the revolution. They organized the people. ठीक है, इन्होंने organize किया लोगों को. तो अब हमारे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं. जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस. तो बॉर्बन डायनेस्टी हमने देखा था कि कैसे कंजर्वेटिज्म के बाद 1815 के बाद बॉर्बन डायनेस्टी को रूल पे बैठा दिया गया. लेकिन जब वो रिएक्शन आया, लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने रिएक्ट किया, तो बॉर्बन किंग्स जो थे उनको हटा दिया गया. एंड द लिबरल रेवोल्यूशनरीज दे मेनली इंस्टॉल कॉन्स्टिट्यूशन बना के फ्रांस में आ गई. एंड द लुइस फिलिप बिकेम द हेड. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था बिकॉज कंजर्वेटिज्म के बाद पहली बार कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के इस्टेब्लिश हुई थी. और इस बात के ऊपर मेटरनिक ने कहा था, दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इस बार क्वेश्चन आया था. मेटरनिक ने बोला कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. मतलब जब भी कोई एक्टिविटी फ्रांस में होती है अगर, तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता है. तो जुलाई रेवोल्यूशन जो थी स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रूसेल्स. तो इससे ब्रूसेल्स में मतलब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और जिससे कि वो लोग यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गए. तो आप ये देखो कि नाउ द नेशंस स्टार्टेड फार्मिंग. तो वो नेशंस बनना स्टार्ट हो गए. यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जो बेल्जियम था वो अलग हो गया एंड इट बिकेम एज अ नेशनल
एज अ नेशन स्टेट। अब एक ग्रीक का एग्जांपल देखो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो अब कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए जिसने कि एक नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो एजुकेटेड इलाइट ग्रुप में इनकलकेट की। तो जो ग्रीक्स था वो एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे और स्मॉल स्मॉल उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे। तो जो ग्रीक में जो नेशनलिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला लोगों का, एंड दे मैनी यूरोपियंस वर देयर हु आल्सो सपोर्टेड देम। बहुत सारे पोइट्स और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ग्रीक कल्चर के बारे में बताया, लोगों ने अपने ओपिनियन देना स्टार्ट किए, एंड दे ऑल्सो सपोर्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम अम्पायर। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ हमें ऑटोमन अम्पायर से अलग होना है। और इस टाइम पे जो एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बेरॉन, ही ऑर्गेनाइज द फंड्स ऑल्सो, ठीक है, एंड ही ऑल्सो वेंट टू द फाइट इन द वॉर। तो इस वॉर में मतलब वॉर फॉर गेनिंग द इंडिपेंडेंस में इसने पार्टिसिपेट भी किया, एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो डाइड इन दैट पीरियड। एंड देन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई जिसमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया, ठीक है, मतलब ऑटोमन एम्पायर से वो अलग हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि नेशन स्टेट कैसे फॉर्म हुए। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी द रोमांटिसिज्म। देखो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है कि उस टाइम पे सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक रीजन है और उसमें स्मॉल स्मॉल कंट्रीज डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड तो हैं बट इनको यूनाइट कैसे किया जाएगा, इनको एक कॉमन फीलिंग कैसे जनरेट की जाएगी, तो उसमें रोमांटिसिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। रोमांटिसिज्म का मतलब है कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब एक ऐसी कल्चरल मूवमेंट जो हर किसी पर्सन में एक सेम नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करे, ठीक है। जैसे आपको लगे कि हाँ देखो हम हमारी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है, इंस्टेड कि आप चाइनीज़ बोलने वालों से, कोरियन लैंग्वेज बोलने वालों से आप कनेक्टेड फील करोगे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। हम अपने कल्चर वाले लोगों से एक ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। तो इस कनेक्शन ने भी नेशन स्टेट को डेवलप करने में हेल्प की, कैसे की दैट विल सी। ओके, सो कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। कैसे, देखो सेम आर्ट पोइट्री को फॉलो करने वाले, स्टोरीज म्यूजिक हेल्प इन एक्सप्रेसिंग एंड शेपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग। अब अगर आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, आप वहाँ के जो भी आप वहाँ का फूड सॉन्ग्स पोइट्री म्यूज़िक जो भी सुनते हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारी कम्युनिटी को क्या करके रखते हैं, एक तरह से कम्युनिटी को जोड़ के रखते हैं ना। तो जो रोमांटिस्ट आर्टिस्ट थे और पोइट्स थे उन्होंने क्या किया, दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस। तो ये बेसिकली इमोशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करे विद इमोशंस। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। और इनका मकसद क्या था कि हर किसी में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, की हर किसी को लगे हाँ मैं इस कल्चर से बिलोंग करता हूँ, हाँ आई बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कस्टम, ठीक है। तो जो कि उनके कल्चरल पास से रिलेटेड था, जो एक्चुअल में उनको एक एज अ नेशन उनको जोड़ के रख सकता था, ठीक है। तो उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ओके, नाउ विल सी द एग्जांपल्स कि कैसे रोमांटिक इमेजिनेशन ने नेशनल फीलिंग जो थी वो जनरेट की लोगों में। जर्मन फिलोसोफर जॉनथन गुडफ्रॉड हैड ही सेड कि जो ट्रू कल्चर है वो अमंग द कॉमन पीपल ही डिस्कवर किया जा सकता है। मतलब अगर आप एक कॉमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ओनली देन जो ट्रू कल्चर है उसका तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एक यूनाइटेड नेशन को डेवलप करने में, ठीक है। तो और उन्होंने मेनली कहा कि फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ताकि मोस्टली इलिटरेट लोगों को इसमें कवर किया जा सके। अब यहाँ पे देखो केस ऑफ पोलैंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो पोलैंड है उसका कई बार पार्टीशन उस एज अ नेशन स्टेट तो वो था नहीं, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो था नहीं, लेकिन बहुत बार उसका जो पार्टीशन है वो रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने किया था। और जिसमें कि जो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन वहाँ की नेशनल फीलिंग जो थी वो ज़िंदा रखी गई थ्रू द म्यूज़िक एंड द लैंग्वेज, ठीक है। कैरोल कुरिन्स्की ने क्या किया, जो उनका नेशनल स्ट्रगल था उसे ओपेराज और म्यूज़िक के थ्रू ज़िंदा रखा, ठीक है, लोगों तक पहुँचाया। एंड दे ऑल्सो यहाँ के फोक डांसेस जो थे पोलनीज एंड द मजूरका, ठीक है, इनके थ्रू इन्होंने लोगों को इस नेशनलिस्ट फीलिंग को इनकलकेट करने की कोशिश